कल व्हाट्सएप पे बड़ी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि जिसमें दिखाया जा रहा था कि जो 1000 रुपए के नोटों की गड्डियां होती हैं उनमें से कुछ ऐसे नोट निकल रहे थे जो कि एक साइड पे प्रिंटेड थे, एक साइड पे प्रिंटेड नहीं थे। और ऑफ कोर्स आपको पता है फिर एक टर्म है जिसको मैं कहती हूँ व्हाट्सएप पैनिक, तो वो एक पैनिक समझ गया कि ये क्या हो रहा है और फिर बहुत कुछ हुआ। एनीवे, इसीलिए राज एंडी हमारे साथ है। राज एंडी, क्या हो रहा है? तो व्हाट्सएप पैनिक जो है वो ईद के मौके पर है, और ईद के मौके पर जस्ट रिमेंबर कि जो है आपने बहुत सारे सबने वो नोट लेने, नए करेंसी नोट। तो इस खबर की अहमियत जो है वो और भी बढ़ गई है इस वक्त। तो यस, उसने पैनिक क्रिएट किया था। तो मॉडल टाउन की ब्रांच थी कमर्शियल बैंक की, वहाँ पे जो 1000 के नोट आए थे उसके साथ 500 के भी थे और 5000 के भी थे, ये जो पता चला है। लेकिन 1000 के नोटों के अंदर हर गड्डी में दो नोट जो हैं वो इन्फेक्टेड थे। ये था कि एक तरफ प्रिंट हुआ था और दूसरी जानिब जो है वो प्रिंट नहीं था। तो इसके ऊपर ये पैनिक क्रिएट हुआ। स्टेट बैंक जिसको ये मिले नोट उसके लिए तो ये पैनिक की बात हो सकती है, पैनिक नहीं, लेकिन उसके लिए परेशानी तो हो सकती है। अगर उसके पास मालूमात होती तो उसके लिए खुशी की बात हो सकती थी, बिकॉज दुनिया में अगर डॉलर भी मिसप्रिंट होते हैं, तो अगर डॉलर कोई मिसप्रिंट हो जाए और अगर वो $20 का है बिल तो वो $100 का बिक रहा होता है, कलेक्टर्स आइटम बन जाता है, यूनिक वैल्यू हो जाती है। और खासतौर पे क्योंकि दिस इज नॉट अ फेक नोट, ये नोट जो है ये एक मिसप्रिंटिंग टाइप हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ काउंटरफीट और ये सारे मामलात भी तो हैं ना, और अमेरिका तो है नहीं और ना ये डॉलर है। लेकिन आज स्टेट बैंक ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये गलती हुई है। ऑल्दो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन जो इनके लिए नोट छापती है वह उनका बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का क्वालिटी का निज़ाम है, वो रखते हैं हर चीज़ को और वो कोशिश करते हैं कि ना पहुँचे हमारी तरफ। मिसप्रिंट होते रहते हैं, लेकिन उनको पता होता है वो उसे छांट लेते हैं। लेकिन बहुत पॉसिबल है, ये बड़ा एक रेयर केस है। ज़ाहिर है एक मशीन ने प्रिंटिंग का काम कर रही है तो कुछ ना कुछ एरर्स के चांसेस मार्जिन तो मौजूद रहते हैं, लेकिन इससे पहले आवाम तक या बैंक तक ये नोट पहुंचे हों, दिस इज द फर्स्ट आई बिलीव। नहीं, इससे पहले भी होता रहा है, या सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता या हम तक नहीं पहुंचती बात, बिल्कुल ही ये तो बिल्कुल ही खाली थी, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट। अच्छा बताएं, वैसे जस्ट फॉर द नॉलेज, ऑब्वियसली अब हम जरा नॉलेज बढ़ा ही ले रहे हैं, आज एंडी हमारे साथ हैं, कितने नोट इन सर्कुलेशन है इस वक्त? जो जून में हमने एंड किया है 9,148 अरब रुपया जो है वो इस वक्त करेंसी सर्कुलेशन का भी है और 5000 का भी है, 5000 का नोट जी। और इस साल हमने 750 अरब रुपया सर्कुलेशन से कम किया है, तो हम इस वक्त भी कोई 8500 के करीब है। और सर्कुलेशन से कम क्यों करते हैं? ताकि ये जो जितना नोट आपने प्रिंट किया हुआ है वैसे ही हम बहुत हाई है, तो इसकी वजह से भी महंगाई रहती है। तो ज़्यादा अगर अफरात ज़र का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा आपने किया हुआ है, तो स्टेट बैंक की कोशिश है कि उसे भी कम किया जाए, तो ये भी एक कोशिश है ना। यहाँ पे एक और बात जो लोगों तक पहुँचानी है कि जिन लोगों के पास वो 10 करेंसी नोट पहुँचे हैं वो किसी भी स्टेट बैंक की ब्रांच से जाके उसे कन्वर्ट अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। होंगे या संभाल के रख लेंगे? लेकिन संभाल के रख लेना है। एक तो नंबर 1 1000 रुपया का नोट है, अगर 5000 का होता तो ज़्यादा टेम्पटिंग हो जाता ना कि जाके जल्दी से चेंज कराओ क्योंकि यूज़ करना है। बट इफ यू कैन अफोर्ड टू तो उस एक नोट को आप रख लें। ये बता दें कि ये जो हम फुटेज भी देख रहे हैं ये बैंक का स्टाफ ही है हु इज apparently हैंडलिंग दीज गड्डियां और उसमें नोट्स हैं। ये आगे कस्टमर तक भी पहुंचे हैं कुछ एक आध नोट पहुंचे हैं, बिकॉज यही नोट जो है वो आप एटीएम के अंदर भी डालते हैं। सही, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि आप एक नोट को चेक करके डालें। तो वहाँ पे भी गए, तो जिन लोगों के पास गए उनके लिए मैसेज यही है कि वो उन्हें कन्वर्ट करवा लें। देखिए ये एटीएम वगैरह से जब आप पैसे लेते हैं तो वो ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा होता है कि देयर आर टाइम्स व्हेन यू डोंट इवन काउंट इट, बिकॉज यू नो कि नोट बिल्कुल सही होगा, नंबरिंग भी सही होगी, वैसे नंबरिंग तो सही ही होती है। और इसमें फिर गलत इस्तेमाल भी होता है कि जाली नोट जो है वो इस तरह भी जा रहे हैं। कुछ यानी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसके अंदर असली नोटों के अंदर ही जाली भी डाल दें, फिर तो बिल्कुल ही ना पता चले। यस, ये होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि ये मिसप्रिंट था, नामुकम्मल प्रिंट था, इस पे स्टेट बैंक ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये गलती हुई है। वो अपने सिक्योरिटी के, अपने क्वालिटी कंट्रोल के निज़ाम को और बीफ अप कर रहे हैं। अच्छा, एक कोशिश करेंगे। ज़ाती सवाल है, एटीएम से कभी जितने भी रकम आपको निकालनी दरकार होती है उसमें भी कभी गड़बड़ हो सकती है? कभी हुई है? हो सकती है, हुई है। मतलब आपने 20,000
निकालना चाहे और 19 निकला है, ऐसा होता है? नो नो नॉट दैट वन, ये मैं कह रहा हूँ। नो नो नो, ये नहीं होता, बिकॉज क्योंकि वो लोग, जी जी, क्योंकि वो लोग, उनके लिए खुसूसी मैसेज है जो बाहर एक तवील कतार भी लगी होती है एटीएम व्हाट अबाउट इट, क्या आप कह कि रहे वो थे? लोग जो अंदर बैठे हुए अपने तमाम नोट गिन रहे होते हैं बैठ के एटीएम से, मशीन से निकालने के बाद उनसे मुझे शदीद इख्तिलाफ और मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात बड़ा हैं। जोक भी है वैसे, it लोग is- लोग मतलब ये क्या है यार? You know, when you are older and old school, जैसे I अम्मिया have seen टाइप, so many, like परसों ही मेरा इत्तेफाक हुआ है कि अब मैं बाहर खड़ा हूँ, अब खड़ा हूँ भाई, कितनी देर लगती है नोट निकालने में एटीएम लेकिन से, आप खुशनसीब लेकिन हैं। अंदर चल रहे हैं, अंदर जी क्या हो रहा है, मैंने झांक के वैसे देखा, अब अंदर जी काउंटिंग हो इन रही देयर है। डिफेंस में एक बात बताऊं, जहाँ इस किस्म की गलतियां हो रही हैं, बच्चा चलो वन ऑफ ही है, हालांकि आपने कहा है कि इतनी कॉमन गलती नहीं है कि एक साइड से छपा हुआ नोट है दूसरी साइड से नहीं है, तो लोगों को गिनने दो, वहां भी गलती हो ही सकती है। नहीं नहीं, उतने ही आ रहे हैं जितने आपने मशीन लेकिन से आप लोग निकाले। खुशनसीब है, ये भी कहूँगा, बिकॉज हम कैशलेस होने जा रहे हैं, जहाँ हम करेंसी नोट का इस्तेमाल बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। और ये कब होगा? दैट इज द क्वेश्चन। That is a चलिए जी, question. थैंक यू रियाज, थैंक यू फॉर बीइंग Thank विद अस। you for clearing up this confusion. तो ये सब कुछ तो अब हमने आपको एटीएम से जब आप सब ठीक पैसे है। निकालते हैं तो थोड़ा सा एतबार जिंदगी में चीजों, मशीनों, लोगों पे करना सीखें, और उतने ही पैसे आ रहे हैं जितने और वो आपने जो निकाले नोट हैं। एक साइड पे है, व्हाटएवर, अगर आपको नहीं चाहिए तो आई वो वुड बाद लव में टू तब्दील हो हैव, जाएगा, आई कोई वुड मसला लव नहीं टू है। हैव अ कलेक्टेड। शहबाज शरीफ साहब ने, आपको पता ही है, उनकी ज़ेर क़यादत नई हुकूमत ने मुल्क की बागडोर संभाल ली है। खजाने की अहम तरीन वजारत मोहम्मद औरंगज़ेब के हिस्से में आई है। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए नए मनसूबे बनाए जा रहे हैं। IMF का वक्त भी आज पाकिस्तान पहुँच रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने के ख्वाहिशमंद हैं। साथ ही मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक चीज़ और वाज़ेह कर दी कि टैक्सनेट को बढ़ाया जाएगा। होल सेलर्स, रिटेलर्स, रियल स्टेट और ज़राअत समेत दीगर शोबों पर टैक्स आयद किए जाएंगे। आमीन करें और आप दुआ करें हाँ, कि और ऐसा ज़राअत हो वाले जाए। किसी आप ज़मींदार से कहना कि भाई टैक्स, भाई जो टैक्स देते हो ना, वो उसकी परसेंटेज ज़रा जाके चेक कर लो कि क्या है, और बाकी जो सैलरी क्लास टैक्स देती है उसकी परसेंटेज तो भी जाके ऑल्दो चेक ये कर लो। खुशी की बात है, टैक्स नेट डेफिनेटली बड़ा होना चाहिए, लेकिन दुआ करें कि ये हो जाए, क्योंकि बज़ाहिर ये बातें पहले भी होती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन ये अहम इसलिए है कि एक दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब में रिटेलर्स पर तरस खाते हुए सिर्फ होल सेलर्स पर टैक्स लगाने की बात की, जिस पे हमने काफ़ी लंबी चौड़ी कल बात भी कर ली थी, जिससे एक कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो गई है और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की एक अमली कोशिश पीडीएम हुकूमत के पहले 5 महीने में उस वक्त के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी की थी। अब हम आपको याद दिला रहे हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन उस वक्त मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था कि जी ये फैसला तो फिलहाल, और फिर वो ऑब्वियसली फैसला जो वापस ले लिया गया था। प्लान बनाया था वो सुनिए। पाकिस्तान में 90 लाख रिटेल की दुकानें हैं, रिटेल होलसेल की दुकानें हैं। हमने एक नई स्कीम कही है जिसके तहत उनका इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों को फिक्स कर दिया है उनके बिजली के बिल से। 3,000 से लेकर छोटी दुकान और 10,000 से बड़ी दुकान माना हम इनसे फिक्स टैक्स लेंगे। लेकिन मरियम नवाज शरीफ इस फैसले की मुखालफत में सामने आई थी, जिसके बाद मिफ्ता इस्माइल अपना इक़दाम वापस लेने पर मजबूर हो गए थे। ये ट्वीट आपको याद होगी। मौजूदा हुकूमत इब्तिदा से ही एक्चुअली इस उलझन का शिकार हो रही है। 2022 की ये ट्वीट है जो कि हमारे शो के कीन व्यूअर्स हैं उनको भी याद होगा कि हमने भी इसको पिकअप किया था और फिर हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था। इनफैक्ट मिफ्ता इस्माइल से भी बात की थी एट दैट टाइम कि ये मतलब एक डायरेक्टिव दे के उसको किसी के कहने पे वापस ले लेना, इस तरह तो काम नहीं चलने वाला। लेकिन अभी लगता है कि जिस ताजिर की लाखों रुपए की दिन की सेल है, दिन की सेल हम कह रहे हैं, 10,000 रुपए अगर उसको महीने का टैक्स आ रहा है तो दे दो भाई। और ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क चलेगा तो कारोबार भी चलेगा। तो या these are the things which बट यही बात है ना कि किसी की भी क्यों छूट हो, व्हाई शुड एनीबडी बी लेट गो। मतलब हमें हालात तो पता ही है ना, तो हर किसी ने अगर अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी है टू मेक इट मूव, और वैसे भी यही तरीके कार भी है, तो कैसे किसी को एग्जाम कर दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन APR, बहुत शुक्रिया। सर ज़रा बता दीजिएगा, इस मरतबा भी अब बताया जा रहा है कि इरादे तो हैं कि कुछ किया जाएगा, रिटेलर्स, होलसेलर्स, रियल स्टेट और ज़राअत के शोबों में टैक्स की बात की जा रही है। आपको लगता है ये हो पाएगा, और अगर हो पाया तो मईशत के लिए कितना टर्न अराउंड साबित होगा ये प्लान इम्प्लीमेंट हो जाना? बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और ये वो 3 सेक्टर हैं जिनका टैक्स कलेक्शन GDP कंट्रीब्यूशन के लिहाज से बहुत कम है। पाकिस्तान का सारा जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो रहा है और सर्विसेज सेक्टर से, और ज़राअत, रियल इस्टेट और रिटेल होलसेल ट्रेड
जो तकरीबन पाकिस्तानी मईशत का 54% से ज़्यादा हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इन टैक्स 2 या 3% से ज़्यादा नहीं है। और यही पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। और अगर वो ये करते हैं तो हम उनके साथ चलने को तैयार हैं और वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो वाकई गेम चेंजर होगा अगर हो जाए तो। अगर हो जाए तो बड़ी बात हो, लेकिन इससे मुताल्लिका एक और बात भी अहम है और आप हमारे साथ हैं तो बता दें। आपके अपने दौर में भी एफबीआर को टैक्स निज़ाम डिजिटाइज करने का कह चुके थे और अब मोहम्मद औरंगजेब भी यही कह रहे हैं, तो ये काम अब तक क्यों नहीं हो पाया? आप भी थे उस वक्त, मतलब रुकावटें क्या आती हैं कि ये काम आगे नहीं बढ़ता? देखिए, जो रुकावट मेरे पास थी वो सामने ना, औरंगजेब ने बिल्कुल सही बात की है ना कि एग्रीकल्चर, रिटेल, होलसेल ट्रेड और रियल एस्टेट, ये वो 3 शोबे हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के सिस्टम से बाहर हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जब आएगा तो उसके साथ नीचे जो आड़ती है, रिटेलर है, वो सब निकल आएंगे। और यही पाकिस्तान का मसला है। मैं कर लूं या कोई और कर ले, मसला अब कम से कम ये तो साबित हो गया कि पाकिस्तान का मसला क्या है। और हर आदमी वही बात कर रहा है जो मैं पिछले 4 साल से कहे जा रहा हूँ। तो अब इंशाल्लाह ताला ये जो भी होगा पाकिस्तानी मिलके करेंगे और ये होना है। इस पे अगर किसी का सेकंड व्यू है तो वो सही बात नहीं कर रहा है। यही पाकिस्तान के 3 बुनियादी सेक्टर हैं जहाँ पर ब्लैक मनी पार्क हो रही है, जहाँ पे टैक्सेशन नहीं हो रही और जहाँ की वजह से बाकी टैक्स पेयर जो हैं वो उनको उनकी दिल शिकस्ती होती है क्योंकि वो टैक्स देते हैं और लोग नहीं देते। फिर इसकी क्या गारंटी है कि इस बार भी ये मतलब डिजिटाइज हो जाएगा? मतलब रुकावटें ही है ना, तो कोई और रुकावट भी आ सकती है, बट ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया शबर ज़ैदी। मेरा ख्याल है कि अभी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस रही नहीं है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर, रियल स्टेट, रिटेलर्स, होलसेलर्स और इसके साथ ही आड़ती वगैरह सारा निज़ाम जो है, अगर ये टैक्स नेट में आ जाएं और इनकी कंट्रीब्यूशन टैक्स में बढ़ जाए, टैक्स टू जीडीपी में, तो मुल्क के लिए ज़ाहिर सूदमंद है, फ़ायदेमंद है। अब ये वो वाली बात है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बात ये है कि जब हमें वी आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स। ये कुछ अरसे से हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अब हमें पता है कि क्या चीज़ है जो इस क्राइसिस से निकलने के लिए हमें एक बेहतर डायरेक्शन और बेहतरी आ सकती है। इट्स नॉट गोइंग टू गेट परफेक्ट, बट एटलीस्ट ये जरिया है, यहाँ तो एक्सप्लोर करें। उस चीज़ को साइड लाइन कर देना, क्राइसिस शोर मचाया हुआ है, पूरी दुनिया को पता है जी, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम कर नहीं रहे। Who's going to help us? मतलब ये फिर वो बात आ जाती है कि तुम अपने आप को मदद करने को राजी नहीं हो तो किसी और ने क्या मदद करनी है। तो प्लीज टैप दीस एरियाज। अपनी कंट्रीब्यूशन हम नहीं करना चाहते और बस दूसरों से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, अभी ब्रेक लेनी, वापस आ रहे हैं। इंतखाबात में धांधली को लेकर तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज तो है, ऐवान के अंदर कभी ऐवान के बाहर। हुकूमत के लिए ज़रा शोर शराबा, यह एहतजाज दर्द सर अभी बनना उस तरह से शुरू नहीं हुआ, लेकिन बन सकता है। ऊपर से इमरान खान पर पाबंदी है मुलाकात करने पे किसी से भी, और जलती पे तेल का इसने काम किया है। पहले से बरहम मिजाज तहरीक इंसाफ की नाराज़गी और गुस्सा मजीद बढ़ गया है। पार्टी के संजीदा और एतदाल पसंद रहनुमा भी एहतजाज की बातें कर रहे हैं। और बता दें आपको कि पीटीआई ने रमज़ान ही में बड़े एहतजाज का ऐलान भी कर दिया था। ये इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ हैं। वलीद इकबाल साहब, तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत, मौजूदा पार्लियामेंट से नाराज़ है, हमें पता है, सब जानते हैं। ये आप लोगों का एक बड़े एहतजाज का प्रोग्राम भी है, तो ये भी एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ इट, लेकिन ये एहतजाज रमज़ान में ही होगा, अडयाला की तरफ जाएंगे, ये ऐलान फ्रेश है। इतनी जल्दी क्या है, क्या सोचा आपने कि ये अभी के अभी होना चाहिए? बात जल्दी की नहीं है जी। बात जिस तरह आपने कहा नाराज़गी की है, बात एहतजाज की है, बात जो है वो एतराज़ की है। और जब एतराज़ होता है तो कानून में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, क्योंकि मैं उसी पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसे कहा जाता है परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर। तो हम जो हैं, आपको और आपके नाज़रीन को हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनके अच्छी तरह से अंदाज़ा है। इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के हवाले से, प्री पोल के रिज़ल्ट्स, उसके आगे मखसूस नशिस्तें, वो सब कुछ किसी भी तरीके से जो है हमें मतलब जो दूसरे हमारे मुखालिफ हैं वो कह रहे हैं कि जी आए जी हम हाथ बढ़ा रहे हैं, आए जी हमसे बैठें, हमसे बात करें, या दूसरी पार्टियां जो हैं, लेकिन आप उनका कॉन्डक्ट देखें कि वो बिल्कुल एक इसका पार्ट एंड पार्सल रहे इस सारे अमल का।
और आखिरी दम तक भी जो बिल्कुल मिसाल जो आखिरी आती है वो मखसूस नशिस्तों वाली है, वो हमारे और इलेक्शन कमीशन के दरमियान था, उसमें ये लोग जंप इन कर गए और वो बिल्कुल स्टेज्ड लग रहा था। तो नज़र आता है ये, और अभी तक वो उस पर कायम है। तो उसके साथ फिर मुसलसल हमको जो है वो प्रोवोकेशन जो है या इश्तियाल भी जो है वो दिलाया जा रहा है कि जी आप 2 हफ्ते के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। सो ये हमारी परसिस्टेंट जो है बीइंग अ परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर या मुसलसल जो हमारा एतराज़ है, हमारा एहतजाज है, जो हमारी नाराज़गी है, उसमें कोई किसी किस्म का ठहराव या रुकावट अब हम नहीं चाह रहे कोई आए, जिसके कि जी हम बैक ऑफ कर गए हैं। सर अगर हालात यही रहने हैं तो फिर सियासी इस्तेहकाम आना तो सर्टनली मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा गलती से मुफाहमत मुज़ाकरात की बातें कर भी दें तो पार्टी के लोग ये काम आगे चलने नहीं देते। तासुर यही है। आज गौहर खान ने एक बार फिर मुज़ाकरात की बात करती। क्या आपकी नज़र में कोई रास्ता निकल सकता है, कोई हल हो सकते हैं मामलात मुज़ाकरात से? पहले तो जी माहौल को देख लिया जाए ना, और मैं उस पर एक आध दफ़ा शायद आपके शो पे भी, जो कि अमूमन सुबह होता है, आजकल दोपहर में हो रहा है, मैं एक शेर अर्ज कर चुका हूँ हबीब जालिब का कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। बात सारी ये है कि माहौल जिस तरह का है, मैं बजाते खुद बाय नेचर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ एज बतौर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, एक पार्लियामेंटेरियन जिसका मेरा तजर्बा रहा है, उसके मैं हक में हूँ मुफाहमत की, लेकिन उसके लिए एक मखसूस माहौल चाहिए होता है, एक मखसूस माहौल दरकार होता है। और हमने तो उसको बड़ा वाज़ेह कर दिया हुआ है कि जी ये हमारा जो मैंडेट चुराया हुआ है इसको वापस करने की बात करें। तो हमारा तो बड़ा बहुत सिंपल सा है ये एक मुतालबा, और इसके ऊपर बात करने के लिए आए तो क्या कौन होगा हमारी पार्टी में जो इसके रास्ते में हायल होगा। बट अगर बुनियादी बात यही है कि कोई करने के लिए तैयार हो, मेरा अपना अंदाज़ा यही है, अगेन अब मैं ज़ाती राय दे रहा हूँ, मेरा अपना अंदाज़ा यही है कि PMLN और MQM जो कि रूलिंग कोalition में है, वो तो इसको कभी किसी सूरत भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं उसके। पीपल्स पार्टी भी है इसकी बेनिफिशरी, लेकिन उस हद तक नहीं है जितनी ये दोनों पार्टियां हैं। तो मेरे ख्याल बहुत सा इसका जो है इसकी जिम्मेदारी जरदारी साहब पे आती है। मैं उनका नाम ले लेकर कहता रहा हूँ, जब अभी वो सदर नहीं भी बने थे और जब अभी इसकी बात शुरू भी नहीं हुई थी कि वो सदर बनेंगे या सदर उनकी पार्टी उनको बनाना चाह रही है, मैंने बतौर एक लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी या हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी उनसे ज़्यादा इस तवक्को का इजहार किया था। तो अगर इस रुख में, इस समत में हम जो है कोई पेशरफ्त हो तो बिल्कुल मुज़ाहमत से हम मुफाहमत का रास्ता जो है इख्तियार करें। एक पल। शुक्रिया आपका वलीद इकबाल साहब। अभी क्या करें? अभी हम पता क्या करेंगे कि हमारे पास हाँ, अभी हमने इफ्तारी की कोई बातें ही नहीं की, तो इफ्तारी की बातों में हम कर रहे हैं इफ्तारी के मशरूबात की बात, क्योंकि कुछ आपको नरिशिंग सी कोई चीज़ चाहिए होती है फ़ौरन रोज़ा खोलते ही। तो इस यहाँ कुछ आइडियाज़ हैं हमारे पास। यहाँ एक आइडिया है जिसमें जैसे ये होगा नहीं, अब्दुल्ला इमेजिन करें कि 41 मुख्तलिफ मसालों को आप 8 घंटे तक पका लें और उसके बाद आप उसको ठंडा कर लें और वो तैयार हो जाता है। बेसिक ये चीज़ बनती है इमली की। तो द ड्रिंक इज ऑफ इमली, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि बस ये इमली आपने घोली और पी लिया। नो, ये बड़ी सीरियसली इस पे काम होता है। और 41 मसाले आपको। अच्छा जी, और क्या आपके पास तरकीबें हैं? कुछ अपनी भी तरकीबें आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये जो अभी हुमा ने रेसिपी बताई है, ये शाम, फ़लस्तीन, लेबनान, उर्दन जैसे ममालिक में मशहूर है। इट्स रियली नाइस, आई हैव हैड इट। खट्टी मीठी टाइप होती है, लेकिन वन ऑफ, नॉट लाइक एवरी डे, बट बड़ा ठंडी सी उससे फीलिंग जरूर होती है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, एक है, क्या इसका प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसे? जुला। नो आइडिया, यू आर द वन हु केम अप विद इट। नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। क्या दिखाओ, क्या लिखा हो, किधर इधर दिखाओ। तो इसको जला, हाँ, आई डोंट नो। अच्छा, मैं आपको एक, आप ये पढ़ें, मगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ऑल दोज़ हु सफर फ्रॉम माइग्रेन इन रमज़ान, आई हैव अ ट्रिक फॉर यू एंड इट रियली वर्क्स वेल बिकॉज आई ऑल्सो हैव दिस इशू। हम क्या करते हैं कि हम पानी की कमी की वजह से अमूमन हमारे आधे सर में दर्द होता है, जैसे दर्द शकीका कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा दिन ख़राब होता है।
और हम अपनी इफ्तारी करने के बाद और सहरी तक कितना पानी पिए जाते हैं और बस बाथरूम के चक्कर लगाए जाते हैं। जो पानी होता है हमारी बॉडी में नमकियात, वो रिटेन नहीं होती। सो उसका हल ये है कि आपने इफ्तारी के बाद से सहरी तक जो पानी पीना है, एक बोतल आप ले लें, उस पानी ले लें, उसमें 2-3 लीमों के कतले काट लें, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है, और 1 चुटकी नमक, नॉर्मल पिंक सॉल्ट आप डाल लें और वो पानी आप इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर कहलाएगा अब, और इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर की वजह से आपके जिस्म में पानी डिहाइड्रेट नहीं होंगे, और जब आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे तो आपके आधे सर में दर्द नहीं होगा। ORS जो होता है ना, उसको भी पी लें तो वो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर देते हैं। इतनी लंबी कहानी दी है, टोटका नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट वाटर है, इसके लिए सैशेस भी मिलते हैं, लेकिन ये सैशे आप ना लें, आप ये खुद बना लें। हाँ, दिस इज नॉट टोटका। Yeah, but it does the same thing, अब्दुल्ला। हाँ, अच्छा नहीं, चलो हम तो बात कर रहे थे, ये अब आप रोज़ा मतलब इफ्तार करते ही ये ना पीना शुरू कर देना। बहुत सी और चीज़ें हैं। अभी हमने एक तस्वीर दिखाई थी बाय द वे, जिसमें एक और ड्रिंक थी जो कि रमज़ान में बड़ी आपको ठंडी कर सकती है, मेक यू फील बेटर। इसका नाम है खरूब इसका नाम है, और ये मिस्र, फ़लस्तीन, लबनान यहाँ काफ़ी पी जाती है, और खरूब का है या करूब का है, और इसको भी तैयार किया जाता है पता नहीं किस तरीके से। नो, आई डोंट रियली हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी। एटलीस्ट आप लोग ही बताते हैं, चूंकि आपने